हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम देख रहे थे झारखंड पीजीटी का 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके कि हमने टोटल 5 पार्ट किए थे। 5 पार्ट में हमने 125 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद में हम ये हमारा पार्ट 6 है, जिसमें आज पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आपको और भी पेपर सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको ज्योग्राफी से संबंधित सभी पेपर्स जो भी होते हैं आपके, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो, जो भी पेपर आपको चाहिए ज्योग्राफी से संबंधित, आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप हमारा दूसरा चैनल है स्टडी पीवाईक्यू, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पर डे एक पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जीएस बाय दिवाकर सर नाम से प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी कोर्स बैचेज मिल जाएंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने 125 तक कर लिया था। 126 से हम शुरू करते हैं। तो इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो अंगूर की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये सही है आपका। ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र लकड़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ये एक शीतोष्ण क्षेत्र है, ना कि लकड़ी उत्पादन के लिए। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का अन्न भंडार है। डेयरी फार्मिंग के लिए पश्चिमी यूरोप सबसे उपयुक्त है, तो ये भी सही है। आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। बी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अंगूर की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली, जो रसदार फलों के लिए, यानी कौन से फलों के लिए? जो रसदार खट्टे फल होते हैं उनके लिए काफ़ी ये लाभकारी होती है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का कैसा है? अन्न भंडार जाना जाता है। यह गेहूं तथा मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य क्षेत्र है। यहाँ मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। डेयरी फार्मिंग के लिए पश्चिमी यूरोप सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र जो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। यह ना तो अधिक ठंडी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? डेयरी फार्मिंग अच्छी होती है, इसलिए यहाँ दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है और खाद्य पदार्थ जल्द खराब नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन क्षेत्र है वो एक ऐसा एक शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है ये आपका डाउन क्षेत्र? शीतोष्ण घास का मैदान है, ना कि लकड़ी उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ और बादल के बीच में विभेदीकरण करने के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय बैंड अधिक उपयोगी है? तो वो है आपका स्वेयर बैंड या फिर SWIR। इसका बर्फ और बादल के बीच में विभेदीकरण करने के लिए स्वेयर यानी विद्युत चुम्बकीय बैंड अधिक उपयोगी है। लघु तरंग दैर्घ्य इंफ्रारेड में बादल, स्मॉग, धुंध के माध्यम में स्पष्ट विवरण कैप्चर करने की क्षमता होती है। यानी कि इसमें क्या है, इसका खासियत ये है कि चाहे उस जगह पे बादल छाए हों या फिर धुआं हो, स्मॉग हो, धुंध हो, इनमें वो क्या है कि वो साफ फोटो लेने में सक्षम है। अच्छा फोटो ले लेता है एकदम क्लियर तरीके से। जो स्वेयर कैमराओं में ये क्षमता होती है कि वे बादल से आच्छादित क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे बादल छाए रहते हैं, उसमें भी वो प्रवेश करके स्पष्ट छवि यानी कि साफ फोटो वो संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश अभ्रक एमाइक का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो वो कोई नहीं, आपका भारत है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। प्रश्नकाल में इस समय भारत अभ्रक माइका का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वर्तमान में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन देश में क्रमशः कहाँ पे हो रहा है? चीन में, मेडागास्कर में, अमेरिका में, कोरिया में और फ्रांस में। इनमें इनका उत्पादन देखा जा रहा है सर्वाधिक। अभ्रक का भंडारण प्राकृतिक सीट भारत में सर्वाधिक तथा अमेरिका में कैसा पाया जाता है? न्यूनतम पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा है और अमेरिका में सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसे भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है? तो भारत का रुर कहा जाता है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहा जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसको भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत इस प्रदेश के अंतर्गत झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों को समाहित किया गया है। यह प्रदेश मुख्यतः प्राचीन नीस तथा ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यानी कि इनमें कौन कौन सी शैल पाई जाती हैं? नीस है और ग्रेनाइट शैल यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि किससे समृद्ध है? खनिजों से समृद्ध है। यहाँ देश का लगभग 100% काइनाइट
यानी 93% लो अयस्क, 84% अयस्क तथा 84% यहाँ पे कोयला और 70% कोमाइट तथा अभ्रक पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का रुट क्षेत्र कहा जाता है। इस पेटी को भारत का लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह एवं इस्पात पेटी भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने यहीं पर है। कौन कौन से देख लेते हैं आप, कुल्टी है, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, ये इसी प्रदेश में आते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू में ही आपको देखने को मिलते हैं। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तमरिया जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी झारखंड राज्य में देखने को मिलेगी। झारखंड राज्य में पाई जाती है। झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी उन्हें देख लेते हैं। बंजारा हो गई, बिरहोर हो गई, कोरबा हो गई, हो गई, मुंडा हो गई, उराम हो गई, संथाल हो गई, यहाँ की झारखंड की अन्य सभी जनजातियां हैं। गारो, खासी, चकमा, हाजोंग, हमार, लखेर, मान, कुकी समूह एवं मिजो समूह की जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। ये सभी जातियां कहाँ की हैं, जनजातियां ये मेघालय की हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं, वो हो गई आपकी गोंड हो गई, बैंग हो गई, कोल हो गई, खरिया हो गई, मांझी, डामर एवं भीलिया कहाँ की हो गई आपकी, मध्य प्रदेश में जो पाई जाती हैं ये वो जनजातियां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वियना सर्कल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। वियना सर्कल जुड़ा हुआ है आपका पॉजिटिविस्ट दर्शन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। वियना सर्कल पॉजिटिविस्ट दर्शन के साथ में आपका जुड़ा हुआ है। वियना सर्कल तार्किक प्रत्यक्षवाद या फिर नए प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है और अनुसरण करने वाले दार्शनिक तथा वैज्ञानिकों का एक समूह है, जो कि 1924 से 1936 के बीच में वियना विश्वविद्यालय में नियमित रूप से मिलता है। यह सर्कल अर्नस्ट मच, डेविड हिल्बर्ट, हेनरी पाइनकेयर, पियरे हेडुहेम, बर्टेड रसेल, लुडविग एवं विट्सगेन्स्टाइन और इनमें कौन से अल्बर्ट आइंस्टीन से प्रभावित था। ये वाला ग्रुप जो था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दर्शन को आधुनिकता की सहायता से वैज्ञानिक बनाकर एकीकृत करना। जो दर्शन शास्त्र है उसको क्या करना था, आधुनिकता की सहायता से, यानी कि आज के टाइम से जोड़कर उसको वैज्ञानिक बनाकर एक बनाना था, उसका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक झारखंड में लोहा इस्पात को अधिक प्रभावित करता है, तो वो कौन सा है, कच्चा माल है, वहाँ पे रॉ मटेरियल आपको अच्छा देखने को मिलेगा, यही प्रभावित करता है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, एक मिनट। कच्चा माल झारखंड में स्थापित लोहा इस्पात उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला राज्य है, प्रमुख कारक है। उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए होता है, हमें सस्ते श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए तथा बाजार इत्यादि, ये सभी आवश्यक है उद्योग स्थापित करने के लिए। यह उद्योग के गौण कारक हैं। झारखंड में लोह इस्पात उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ 40% से अधिक खनिज संपदा उपलब्ध है। भारत के 9 बड़ी इकाइयों में से 2 झारखंड में स्थित हैं। 9 कौन कौन सी हैं, 2 झारखंड की कौन सी हैं, वो है आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरी होगी आपकी बोकारो इस्पात कारखाना। ये आपके कहाँ पे स्थित है, झारखंड में ही देखने को मिलेंगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में कांच का उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो कांच का उत्पादक क्षेत्र आपके कहलगांव ये आपका कांच का उत्पादक है, कंदरा आपका कांच का उत्पादक है, जब जमशेदपुर भी है, इसमें आपको कांच देखने को मिलेगा, लेकिन हजारीबाग में आपको कांच का उत्पादक नहीं मिलता है। इसमें यही बोला गया है, कहलगांव, कंदरा, जमशेदपुर झारखंड में कांच के उत्पादक करने वाले प्रमुख क्षेत्र है, जबकि जो हजारीबाग में उसमें कांच का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइमेट शहर का कानून किससे संबंधित है, ये किसने प्रतिपादन किया था, प्राइमेट शहर का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था आपका प्राइमेट सिटी मार्क जेफरसन ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राइमेट सिटी का या फिर प्राइमेट शहर का कानून दिया था मार्क जेफरसन के द्वारा। कब दिया गया था, 1939 में प्रतिपादन किया गया था इसका। प्राइमेट शहर जो सामान्यतः व्यापारिक, राजनीतिक गतिविधियों तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होता है। किसका होता है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाएं वहाँ पे सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अनुसार किसी देश में जब कोई नगर एक बार अन्य नगरों में बृहत्तम बन जाता है तो उसका विकास कैसा होता है, तीव्रतर गति से होता है और भविष्य में उनकी प्रमुखता कायम रहती है। जी.के. जिप द्वारा 1949 में प्रतिपादित किया गया था। कोटी आकार नियम दिया था, किसने दिया था, आपका जी.के. जिप ने दिया था। कब दिया था, 1949 में। जयपर्सन के प्रधान नगर के नियम पर ये आधारित था, जो जयपर्सन ने दिया था प्रधान प्राइमेट सिटी, इसके बाद में दिया था किसने, जी.के. जिप ने दिया था अपना कोटी आकार नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं या फिर कहाँ रहते हैं, तो एस्किमो आपको देखने को मिलेंगे कनाडा और अलास्का में,
ठंडे प्रदेशों में आपको देखने को मिलेंगे एस्किमो। इनके बारे में देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति कनाडा और अलास्का के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका विस्तार जो एल्यूशियन द्वीप समूह से लेकर अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के उत्तरी भागों से होता है। बेरिंग जल संधि तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? बेरिंग जल संधि तक ये पाया जाता है। एस्किमो जिन घरों में निवास करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इग्लू बोलते हैं। परिवहन के लिए बिना पहिए वाली गाड़ी स्लेज का ये उपयोग करते हैं। स्लेज का उपयोग करते हैं ये। और क्योंकि बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है उसको भी बोला जाता है स्लेज। तथा उमियाक नाव का ये उपयोग करते हैं और हेल मछली का शिकार करते हैं। जो उमियाक होती है एक नाव टाइप का, उसको जो हेल मछली होती है, वेल मछली, उसके शिकार के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उमियाक का। एस्किमो में एक पितृवंशीय समाज है। कैसा है? पितृवंशीय, यानी पितृसत्तात्मक, यहाँ पे जो पुरुष प्रधान समाज है ये। इसका प्रमुख कार्य क्या है? आखेट करना। एस्किमो कौन से वर्ग का है? तो ये आपका है मंगोलायड वर्ग की प्रजाति का है। कौन? एस्किमो। ठीक है। भील या आदिवासी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके भील महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। भील आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में अन्य पाई जाने वाली जो जनजातियां उनमें हैं आपकी नायक हो जाएंगी, उरांव हो जाएंगी, पारधी हो जाएंगी, रथवा हो जाएंगी, भुजिया, प्रधान, ये सभी आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कुछ अन्य राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियां उन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड में कौन कौन सी पाई जाती हैं? बंजारा हो गई, बिरहोर हो गई, कोरबा, हो, मुंडा, उरांव, संथाल, तमरिया, ये आपकी पाई जाती हैं झारखंड में। सिक्किम में अगर आप देखोगे तो सिक्किम में आपको लेप्चा देखने को मिलेंगी, भूटिया देखने को मिलेंगी, लिम्बू, तमाहा, ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी सिक्किम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के निम्नलिखित किस क्षेत्र में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है? तो कोयला भंडार आपका सबसे बड़ा पाया जाता है झरिया क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि झारखंड का है। यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। ये देखिए, झारखंड में झरिया कोयले का सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र है। देश का 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले के भंडारण यहाँ पे स्थित है। कितना है? 90% से अधिक है। कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। झारखंड में पाए जाने वाले कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? वो हो गए आपके झरिया हो गए, कारणपुरा हो गए, बोकारो हो गए, चंद्रपुरा, गिरिडीह, राजमहल, ये सभी आपके कोयले से संबंधित हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है आपका सबसे बड़ा अटलांटिक क्षेत्र है, जो कि मछली निर्यातक क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक क्षेत्र अटलांटिक क्षेत्र हो गए। यहाँ की जलवायु मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, यानी उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी छिछले बैंक पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे जो छिछले तट होते हैं, बैंक किसको बोला जाता है? कोस्ट को, वो पाए जाते हैं, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्लैंकटन का निर्माण होता है। तो ये मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिससे क्या होता है? मछली का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो वन्य प्राणी या फिर पक्षी पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों को उपबंध करना। 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन था ये? 42वां था। 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों, पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया था। जो जंगली जानवर थे, वन थे और पक्षी थे, उनको राज्य सूची से संवर्धित सूची में लिया गया था। किसमें किया गया था? राज्य सूची में रहते थे, पर इनको कर दिया गया संवर्धित सूची में। रोस्तोव के जो आर्थिक विकास के चरण थे, कितने दिए थे उन्होंने? टोटल 5 दिए थे। तो उसमें तीसरा चरण कौन सा, ये पूछा गया। तो तीसरा चरण आपका उड़ान या फिर टेक ऑफ का चरण माना जाता है। उन्होंने कौन कौन से दिए थे ये देख लेते हैं। 1960 में आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो आर्थिक विकास के 5 चरण होते हैं, 5 चरण में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पारंपरिक समाज होता है, जहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं। अब फिर आपका टेक ऑफ करने से जो पूर्व का समाज होता है, फिर आपका उड़ान यानी टेक ऑफ करने का समाज होता है, और ड्राइव टू मैच्योरिटी आपको 4th पे आ जाएगा, एंड 5th पे आ जाएगा उच्च सामूहिक खपत का युग आ जाएगा। ये आपका 5 उन्होंने स्टेज बताई थी डब्ल्यू रोस्तोव ने। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के भीतर का कोर किससे बना होता है। तो भीतर का कोर बना होता है आपका जो ठोस द्रव्यमान के रूप में निकेल एवं लोहे का बना होता है, निफे जिसे बोला जाता है। इसे देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। क्रस्ट जो कि ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। दूसरा होता है मेंटल जो कि क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। थर्ड होता है कोर जो कि पृथ्वी के अंतरम यानी कि जो पृथ्वी के सबसे एंड का भाग होता है 2900 से 6371 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। कोर को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बाह्य कोर यानी कि बाहर जो कोर होता है जो कि तरल अवस्था में है। दूसरा आपका आंतरिक कोर होता है जो कि ठोस अवस्था में। जो कोर ठोस द्रव्यमान के रूप में है वो निकेल एवं लोह यानी कि फेरम के रूप में बना हुआ है, जिसे बोला जाता है आपका निफे, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है निकेल प्लस फेरस या फिर फेरम। झारखंड में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है। तो वो होता है आपका सिंहभूम जिले में सबसे अधिक उत्पादन होता है। सिंहभूम के राखा हो गए, केदाडी हो गई, सूरदा हो गया, धोबनी हो गई, मेसावानी हो गई क्षेत्र में तांबा का भंडार देखने को मिलता है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए ये, सिंहभूम का राखा, केदाडी, सूरदा, धोबनी, मोसावानी, इनमें तांबे का भंडार मिलता है। तथा तांबे के उत्पादन में झारखंड का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, झारखंड का फर्स्ट हो जाएगा, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड का तीसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे बहती है। तो ये बहती है आपकी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे बहती है आपकी अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म जलधारा है आपकी। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज किसने दी थी, पोंस डी लियोन ने की थी। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज की धारा के जल ग्रहण के कर हेरिटेज अंतरीप के द्वीप के आगे बढ़ती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम नाम से ये जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा गल्फ स्ट्रीम 40 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है, जिसके कारण क्या बनता है, घना कोहरा बनता है। जब गर्म जलधारा तथा ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो वहाँ पे क्या बनता है, कोहरा बनता है। तो ये यहाँ पे कौन सी धारा मिलती है, इससे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती है, इससे तो कोहरा बन जाता है, जो मत्स्य उत्पादन के लिए कैसा है, अनुकूलतम दशाएं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लैंकटन्स का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या है, मछलियों का उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैगरस्टैंड को किस अग्रणी काम के लिए जाना जाता है। तो हैगरस्टैंड को जाना जाता है अभिनव प्रसार के लिए जाना जाता है इनको। हैगरस्टैंड को अभिनव प्रसार के अग्रणी काम के लिए जाना जाता है। नवाचार प्रसार में नई प्रौद्योगिकी के भौगोलिक प्रसार का इन्होंने अध्ययन किया तथा नवाचार प्रसार पर हैगरस्टैंड के शुरुआती काम में उन्हें एहसास कराया कि दोनों अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वहीं प्रजातियों के प्राकृतिक चयन पर डार्विन ने अभूतपूर्व कार्य किया। साथ ही महाद्वीपों का जिक्सो फिट महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत का आधार बना इनका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 में जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक अनुपात में है। तो वो है आपके पंजाब। यहाँ पर अनुसूचित जाति सबसे अधिक अनुपात में है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी सबसे अधिक अनुपात में है। पंजाब की कुल आबादी में अनुसूचित जाति 31.9% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले भारत के जो शीर्ष राज्य हैं उन्हें देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। वहीं प्रतिशत के आधार पर शीर्ष राज्य कौन सा है, तो प्रतिशत के आधार पर पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग के लिए आधारशिला कब रखी गई थी। तो ये रखी गई थी आपकी जनवरी 1999 में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग के लिए जनवरी 1999 में आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। 4 मुख्य महानगरों को जोड़ने वाली ये योजना है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो किस अवधारणा से प्रतिपादित है। तो किसने दिया था, ये दिया था आपका गिफ्ट टेलर ने। इसके ऑप्शन हम उस साइड देखेंगे। चलिए ऑप्शन इधर हैं, आपके देख लेते हैं। गिफ्ट टेलर दिया था आपका गिफ्ट टेलर, सॉरी रुको एंड जाओ किसने दिया था, आपका गिफ्ट टेलर ने।
इसको देख लेते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद की अवधारणा गिफे टेलर द्वारा दी गई थी। नवनियतिवाद जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है। कैसी है? भौगोलिक है, जर्मन भौगोलिक है, जो प्रकृति अंतरक्रिया की व्याख्या प्रकृति पर्यावरण को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं को नियंत्रक मानकर करती है। इस विचारधारा के समर्थक हिप्पोक्रेट्स, हेरोडोटस, हेलमसूदी, अर्नेस्ट हैकेल, फ्रेडरिक रेटजेल, डार्विन तथा सैमुअल एल्सवर हंटिंगटन, ये सभी हैं। ये किससे संबंधित हैं? रुको और जाओ नियतिवाद से संबंधित हैं। इनके आप विचारक लिख लेंगे अपने एक नोट्स में। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो अक्सर करके आता ही आता है, तो ये आप देख लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरी भाषा बोली जाती है? तो मेरी भाषा बोली जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोलने को तो मिलती है मेरी भाषा। मेरी भाषा बोली जाती है यहाँ पे 22 भाषाएं जो कि संविधान में संलिखित हैं। कुछ देख लेते हैं भाषा समूह कौन कौन से हैं। इंडो यूरोपियन समूह में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके बंगाली आ जाएंगे, गुजराती, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, ये आ जाएंगे इंडो यूरोपियन में। ईरानियन में आ जाएंगे आपके अफगानियन, पश्तो। जर्मैनिक में आपके अंग्रेजी आ जाएंगे। द्रविड़न में आ जाएंगे आपके कोडागू हो गया, खोंड हो गया, कन्नड़, कोया, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओरांग, ये आपके आ जाएंगे द्रविड़ियन में। ऑस्ट्रो एशियन में आ जाएंगे गढ़वा, हो, घरिया, कोरकू, मुंदरी, मुंडा, ये आपके किस में आ जाएंगे? ऑस्ट्रो एशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा सबसे पहले पर्यावरणीय सबसे पहले पर्यावरणीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया गया था? तो वो कौन से थे? वो थे आपके के हैविट एंड एफ के हैरे थे। इन्होंने सबसे पहले पर्यावरणीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था। इसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। के हैविट एवं एफ के हैरे भूगोलवेत्ताओं द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरणीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था। पर्यावरण भूगोल पर्यावरण के विभिन्न घटकों की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन है, साथ ही मानव पर्यावरण के संबंधों पर अधिक बल देता है। ये चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। कुमारी सैमुअल ने कहा था कि मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। ये इनके थॉट्स हैं, इन्होंने दिए थे। जादूगोड़ा यूरेनियम खान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जादूगोड़ा आपकी स्थित है झारखंड राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड में स्थित है। यूरेनियम का एक आणविक खनिज है। कैसा खनिज है? एक आणविक खनिज है। जादूगोड़ा के अतिरिक्त झारखंड में यूरेनियम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके धालभूमगढ़ में पाए जाते हैं, जुर्माडिया में पाए जाते हैं, नरवा, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। झारखंड में थोरियम, रांची, पटना तथा धनबाद जिले से ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज आपका जो 2017 वाला पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम आपको और भी पेपर सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको ज्योग्राफी से संबंधित सभी जो पेपर्स अब तक हुए हैं सभी स्टेट के, चाहे कोई भी एग्जाम हो पर हो ज्योग्राफी से संबंधित, तो वो आपको कराया जाएगा। स्टडी PYQ जो हमारा न्यूज़ चैनल है उस पर हम आपको एक पर डे वीडियो सेंड करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।